हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आप सभी का यूपीएससी हिंदी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सी सेट की हमने स्पेशल सीरीज़ शुरू की है। इस क्रम में हमारा यह तीसरा लेक्चर है। शुरू को दो लेक्चरों में हमने जानने की कोशिश की कि सी सेट का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उन्हें हमें टैकल कैसे करना है, कुछ थोड़े मोड़े ट्रिक्स समझने की कोशिश की। उसके बाद हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिए ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसे कैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टैकल करना है। उसमें हम थोड़े थोड़े ट्रिक्स भी सीख रहे हैं। हो सकता है दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चंस ना समझ में आ रहे हों, तो हम आने वाले लेक्चर्स में क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। और उस समय हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसको करने के हमारे रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो वो दोस्तों हम इस सीरीज़ को ख़त्म कर लें। जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे यूपीएससी यूपी पीसीएस के, उसको करने के बाद जो है हम एक टॉपिक वाइज डिटेल में चलेंगे। और दोस्तों प्रॉपर पर डे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उसको लेके उसी पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन में। बोल रहा है कि एक बालक है, गेंद से खेल रहा है। वह गेंद को 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराता है। प्रत्येक बार जब भी गेंद जमीन से टकराती है तो वह पूर्ववर्ती ऊंचाई की 4/5 टाइम्स उछाल लेती है। यदि पूर्ववर्ती ऊंचाई 50 से कम है सेंटीमीटर से तो गेंद नहीं उछलती है। गेंद की उछाल रुकने से पूर्व गेंद कितनी बार जमीन से टकराती है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको समझते हैं। उसके बाद हम इसमें ये भी समझेंगे कि हम क्या जनरल गलतियाँ कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। एक गेंद है, वो 1.5 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है। मान लीजिए हमारी गेंद है, इसको ज़मीन हमारी यहाँ पे है, ये हमारी ज़मीन हो गई। तो अब दोस्तों यहाँ से ऐसे गिरती है, 1.5 हाइट है। अब ये उछलती है, उछल के दोस्तों कितना जाएगी। देखिए दोस्तों बोला है कि ये 1.5 मीटर से उछलती है, यानी अगर हम 150 सेंटीमीटर मान लें, क्योंकि यहाँ 50 सेंटीमीटर बोला है, तो बोल रहा है कि अगर ये 150 सेंटीमीटर से उछलती है तो उछल के ये 4/5 टाइम्स तक जाती है अपने हाइट का। तो दोस्तों ये 4/5 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हो गया अपना 120। तो यानी दोस्तों ये उछल के 120 तक जाएगी। उसके बाद 120 से फिर ये गिरेगी, क्योंकि देखिए 120 दोस्तों 50 से ज़्यादा है। बोल रहा है कि 50 जब तक इसकी पिछली हाइट नहीं होती तब तक ये उछाल लेती रहेगी, और जैसे ही 50 से कम होगा तो गेंद उछाल लेना बंद कर देती है, यानी गेंद नहीं उछलती है। तो ये 120 हो गया। उसके बाद दोस्तों ये फिर उछलेगी, ये फिर उछलेगी 4/5 टाइम्स तक जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा इसका 4/5 टाइम्स, 96 सेंटीमीटर। अब इसका फिर से अगर देखिए 96 से 50 से ऊपर है तो ये फिर से ऐसे उछाल लेगी। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैं बस आपको जल्दी के लिए थोड़ा सा मैं प्री कैलकुलेशन किया हूँ, तो जल्दी जल्दी होता जा रहा है। तो ये 96 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद आप फिर इसको देखेंगे तो 96 ऊपर है, अब 50 से तो फिर ये उछलेगी, फिर उछलेगी तो ये फिर जाएगी 76.8 सेंटीमीटर तक। उसके बाद देखिएगा फिर ये 50 से ऊपर है तो फिर ये उसे उछलेगी, फिर उछलेगी तो ये 61.4 सेंटीमीटर तक जाएगी। अब देखिएगा दोस्तों ये भी जो है 50 से ऊपर ही है। अब ये जो है फिर से उछाल लेगी, अब फिर से उछाल लेगी दोस्तों, तो ये जा रही है 49 तक। अब 49 तक गई, लेकिन अब ये 50 से दोस्तों कम है, तो ये नीचे तो आएगी लेकिन अभी उछाल नहीं लेगी। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या है कि कितनी बार ये ज़मीन से टकराती है। तो दोस्तों देखिए ज़मीन से टकराने का तो देखा जाए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 बार ज़मीन से टकरा रही है। लेकिन हमारी प्रवृत्ति क्या होती है दोस्तों कि हम एग्ज़ाम में कभी कभी बस ये समझ लेते हैं कि हमसे पूछा भाई, इन जनरली हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम ये समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम में कि गेंद हमारी कितनी बार उछली, और हम बस इसको बहुत छोटी सी गलती करेंगे दोस्तों कि हल्का सा नज़रअंदाज करने से बस हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। कि अगर क्योंकि उछलने की बात करेंगे, देखिए 5 ही बार उछली दोस्तों, 1 2 3 4 5। तो वही दोस्तों बहुत छोटा सा इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है कि ये 6 है। और अब अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से दोस्तों बहुत ही सिंपल है। ये भी, इसमें भी बस छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देने की जरूरत है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर समझेंगे कि इसमें हमको ध्यान क्या देना है। बोल रहा है एक दर्पण है, यानी एक मिरर है, उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में जो व्यंजन है उनके प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उस प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी जो अपनी मूल आकृति के समान नहीं दिखाई देते हैं। यानी दोस्तों बोल रहा है कि एक मिरर है हमारा। अब उस मिरर में हम क्या देखते हैं, जितने भी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर के जो कॉन्सोनेंट हैं, वॉवेल्स को हमको एक्सक्लूड करना है, केवल व्यंजन की बात कर रहे हैं। तो उनको जब देखा जाता है तो हमें ऐसे लेटर बताने हैं जिनका मिरर इमेज सेम वैसा ना हो। तो दोस्तों इसको करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट लिख लीजिए। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई
जेड। अब देखिएगा दोस्तों, अब इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि पहली चीज़ तो केवल व्यंजन की बात कर रहा है, तो व्यंजन की बात करें तो हम कॉन्सोनेंट कैंसिल कर देते हैं। 5 कॉन्सोनेंट, माफ़ कीजिएगा, वॉवेल। तो 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। 5 कैंसिल कर दिए। अब हम जितने बचे हुए कॉन्सोनेंट हैं इनमें हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से मिरर इमेज हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मिरर इमेज नहीं है, बिल्कुल सही बात। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी देखिए दोस्तों नहीं है। मिरर इमेज क्या होते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये भी नहीं है। देखिए एच की बात करता हूँ, तो अब ये मिरर इमेज है, तो एच माने एच। अब देखिए दोस्तों, समझते हैं, जैसे एच को अगर आप शीशे में देखेंगे तो ये देखिए ये वाली लाइन इधर बन जाएगी, ये भी एच हो गया, फिर ऐसे। तो कहने का मतलब सेम सेम बन रहा है। तो बस यही मिरर इमेज होते हैं दोस्तों, बस यही समझना है आपको। तो ये हो गया, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे एच को। आई तो लिया नहीं हमने, जे भी देखिए मिरर इमेज नहीं है, के भी नहीं है, एल भी नहीं है, एम देखिए है दोस्तों, एम का एम बनेगा, तो ये नहीं है। एन भी है दोस्तों, एन का मिरर इमेज एन नहीं बनेगा, समझिएगा। हो सकता अब थोड़ी थोड़ी देखिए, अब ये मिरर इमेज नहीं बन रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें, इसको ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं है। पी, क्यू, आर, एस। अब देखिए दोस्तों, टी भी मिरर इमेज है, तो टी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। वी भी है, इसको भी नहीं इंक्लूड करेंगे। डब्ल्यू को भी नहीं करेंगे, एक्स को भी नहीं करेंगे। वाई में देखिए दोस्तों, कुछ दोस्त वाई ऐसे बनाते हैं कैपिटल में, कुछ दोस्त ऐसे बनाते हैं। तो जो दोस्तों हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से है वो यही है। तो ये देखिए मिरर इमेज है, तो इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और फिर जेड। तो अब गिन लेते हैं दोस्तों कितने हमारे मिरर इमेज ऐसे हैं जिनका नहीं बन रहा है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 ऐसे लेटर हैं दोस्तों जिनका मिरर इमेज सेम वैसा नहीं बन रहा है। तो हम बस इसको करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान देने की थी कि पहला तो हमको व्यंजन देखना है और दूसरा ये छोटी छोटी चीज़ें देखना है, जैसे वाई वगैरह जो देखे होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। बोल रहा है कि 700 से लेकर 1000 तक के पूर्णांकों को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें से कितने पूर्णांकों में अंकों का योगफल 10 है। थोड़ा अच्छे से समझने के लिए जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनके लिए इंग्लिश में हम पढ़ देते हैं कि इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000। इन हाउ मेनी वेज इंटीजर्स इन इज द सम ऑफ द डिजिट इज 10। अब बोल रहा है कि बताइए कि हम कितने तरीकों से 700 से 1000 के बीच जो संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें उनके अंकों का योग 10 होगा। तो अब आइए समझ लेते हैं क्या बोल रहा है कि 700 है और 1000 है, इनके बीच हमारी संख्याएं लाई करेंगी। अब इनका कंडीशन क्या है कि इनकी जो डिजिट्स हैं 3 डिजिट होंगी दोस्तों, उनकी डिजिट का सम जो है इनको आप आपस में जोड़ेंगे तो ये 10 आना चाहिए। तो अब आइए समझते हैं दोस्तों क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए पहली डिजिट हमारी 7 हो जाती है तो अगली 2 डिजिट हमारी क्या हो सकती है, 7 ये हो गया। अब टोटल 10 चाहिए तो 3 होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए, तो एक तो हम पहले 3 0 कर सकते हैं, फिर 0 3 कर सकते हैं, बिल्कुल सही। फिर 1 2 कर सकते हैं, 2 1 कर सकते हैं। अब देखिए और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन है क्या, नहीं है दोस्तों। तो ये हो गया 4 हमारा। अब अगर हम 7 की बजाय 8 कर दें तो अब 2 डिजिट बचेगी, तो यहाँ पे हमको फिर से 8 2 10 यानी यहाँ पे टोटल या तो 2 होना चाहिए दोनों अंकों का योग। तो या तो 2 0 कर दें या 0 2 कर दें या फिर 1 1 कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया हमारा 3 तरीका। इसके अलावा आप कोई तरीका पता कर रहे हैं क्या, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों आगे हम ले रहे हैं 9। अब 9 में बात करें तो टोटल अंकों का योग 10 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो 2 अंक हैं इसमें आपको इन दोनों का सम 1 होना चाहिए, यानी एक 0 होगा एक 1 होगा। अब या तो ये 0, अब या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 और 0, तो यानी इसके 2 तरीके हो गए। तो अब देख लीजिए टोटल कितने तरीके हो गए दोस्तों, 4 3 7 2 9। तो बस ये दोस्तों 9 हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं, बस ऐसे देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन अपने आप में इतने शॉर्ट होते हैं कि उसमें हमको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। बस हमें पता है हम तुरंत लिखेंगे और तुरंत करके आगे बढ़ जाएंगे। तो बस उसमें थोड़ी थोड़ी सावधानियां करनी होती हैं कि हाँ क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या हमारा और भी तरीका है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए दोस्तों ये एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और अगर इससे इतर क्या केस हमारा बन सकता था। तो देखिए दोस्तों बोल रहा है कि एक महिला है, उत्तर की ओर 12 किलोमीटर दौड़ती हैं, फिर वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर तथा उसके पश्चात पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ती हैं। अपने प्रस्थान बिंदु से वह किस दिशा में है। तो समझिएगा दोस्तों बोल रही है कि एक वुमेन है, वो 12 किलोमीटर टूवर्ड्स हर नॉर्थ, then 6 kilometer towards her south and then 8 kilometer towards her east. In which direction is she from her starting point? अब देखिए दोस्तों मान लीजिए कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट से मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट की,
अब ये गई हैं अपने उत्तर की तरफ 12, उसके बाद यहाँ से क्या वापस ये 6 किलोमीटर आ गई दक्षिण की तरफ। अब ये 6 किलोमीटर, अब ये 6 किलोमीटर के बाद जो है पूर्व की ओर गई, पूर्व की ओर गई कितना 8 किलोमीटर। तो अब बोल रही हैं कि ये अब यहाँ पहुँच गई। अब ये इनका इनिशियल पॉइंट था, इसको अगर हम आई मान लें, इसको एफ मान लें, इनिशियल फाइनल। तो अगर इसको हम ज्वाइन कर दें तो देखिए दोस्तों ये है। अब बोल रहा है कि बताइए कि अब 4 ऑप्शन दिए हैं कि वो किस दिशा में हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों मैंने इंग्लिश का इसलिए उठा लिया क्योंकि कभी कभी हमको समझने में दिक्कत हो सकती है कि जैसे अब बोल दिया कि दक्षिण पूर्व में 45 से कम का कोण, उत्तर पूर्व में 45 से कम का कोण, दक्षिण अधिक का कोण। और तो अब ये समझिएगा दोस्तों कि अब जैसे 2 एंगल हैं, अगर हमें इतना तो क्लियर हो गया इसको देख के कि ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, अगर तो हमें इतना तो क्लियर हो गया कि उत्तर पूर्व की बात कर रहा है, यानी या तो हमारा ये आंसर सही होगा या फिर ये आंसर सही होगा, दक्षिण पूर्व तो नहीं होगा। अब समझिएगा दोस्तों कि ये 8 है, ये 5 है, तो ये एंगल कितना हो गया, हमें 45 दिया है, तो हमें तुरंत ये सोचना पड़ेगा, हमें एंगल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस ज़्यादा है कहाँ ये देखना है। तो चूंकि ये 45 के रिस्पेक्ट में बात करें तो 45 जब होता है दोस्तों तो दोनों लाइन समान होती है। जैसे अगर ये 45 है हमारा एंगल, तो अगर ये 5 है और ये 5 है तो ये 45 हो जाएगा। अगर ये हमारा 6 है, मतलब सेम डिजिट होनी चाहिए, जो भी डिजिट यहाँ पे है वही डिजिट यहाँ पे हो। अब देखिए दोस्तों अगर ये डिजिट बढ़ती है तो लाइन और ज़्यादा हॉरिजॉन्टल होती जाती है, अगर ये डिजिट बढ़ती है तो लाइन हमारी और ज़्यादा ऐसे स्टीप होती जाती है, यानी एंगल 45 से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों 5 है, यहाँ पे 8 है, तो इसका मतलब ये 45 से कम है एंगल, ठीक है दोस्तों, लेस देन 45, ठीक। तो अब देखिएगा दोस्तों अब क्या बोल रहा है, मैं इंग्लिश का क्यों इंक्लूड किया हूँ, देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, एन एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ऑफ लिखा है, यानी अगर ईस्ट के नॉर्थ में देखें तो ये जो एंगल देखिए ईस्ट के नॉर्थ में यही बन रहा है दोस्तों, ईस्ट के नॉर्थ में हमारा जो देखें तो ये एंगल लेस देन 45 है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो इसको करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अब वही देखिए छोटी छोटी कन्फ्यूजन है दोस्तों, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, बट ये मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। और अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 पुस्तकें हैं, PQRSTU एंड V साथ साथ रखी हैं। अब देखिए दोस्तों बोल रहा है कि RQ और T के आवरण नीले हैं, तो हम कर लेते हैं साथ साथ करते चलते हैं। तो नीले आवरण है तो इसको हम नीला कर लेते हैं, किसके किसके, R Q और T, इनके आवरण नीले हैं। और शेष के आवरण क्या है, लाल हैं, तो शेष के आवरण लाल है, लाल कर देते हैं, यानी ये लाल हो गया आपका, इसका भी लाल हो गया, इसका भी लाल हो गया और इसका भी लाल हो गया। अब बोल रहा है कि केवल S और U नई पुस्तकें हैं, बाकी सारी पुरानी पुस्तकें हैं। तो S और U यानी बात करते हैं तो ये हो गया S, ये न्यू हो गया और ये न्यू हो गया, बाकी सारी ओल्ड हैं तो उनको हम ऐसे डैश कर देते हैं, ठीक। अब देखिए बोल रहा है कि PRS विधि रिपोर्ट है, यानी लॉ की बुक्स हैं, शेष गैजेटियर हैं। तो PRS, P हमारी लॉ की बुक है, R हमारी लॉ की बुक है और S हमारी लॉ की बुक है, बाकी सारी क्या है, गैजेटेड हैं, गैजेटियर हैं। तो ये G से दिखा देता हूँ मैं बाकी को, जी ये लॉ की बुक है S। तो अब देखिएगा दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखिए हमने ये बना लिया ना, अब इसी में से हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब बोल रहा है नीले आवरण वाले पुराने गैजेटियर कौन से हैं। तो पहला तो हमसे बोल रहा है कि नीले आवरण किसके हैं, दूसरा बोल रहा है पुराने कौन से हैं, और बोल रहा है कि वो गैजेटियर होना चाहिए। तो देख लेते हैं नीले कौन से हैं, यानी दोस्तों 1 2 3, इन तीनों में से कोई एक होगा। और बोल रहा है कि पुराने कौन कौन से हैं, तो पुराने हमने देख लिया दोस्तों, ये न्यू छोड़ दें तो सारे के सारे देखिए पुराने ही हैं, सारे के सारे पुराने ही हैं। ये पुराना हो गया, ये पुराना हो गया, ये भी पुराना है, सब पुराने हैं। अब बोल रहा है कि उसमें गैजेटियर कौन कौन से हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये दोस्तों लॉ की बुक है, यानी इसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो अगर गैजेटियर की बात करें तो एक ये हो गई और एक ये हो गई, यानी हम देख लें तो Q और इसके नीचे कौन सा आ गया दोस्तों, T, Q एंड T हमारा सही हो गया आंसर। तो देखिए दोस्तों कुछ करना नहीं, बस हाँ हमें थोड़ा सा अप्रोच देखनी है और करके उसको आगे बढ़ जाना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक अनुक्रम है, सीरीज़ है,
इसमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, उसमें बोल रहा है कि गलत पद को सही पद से बदलना है जहाँ विषम पद और सम पद समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। यानी दोस्तों बोल रहा है कि इसमें जो इवन नंबर हैं और ऑड नंबर हैं उन दोनों का पैटर्न सेम है। और हमसे क्या बोला है कि जो इसमें गलत टर्म है उसको सही टर्म से रिप्लेस कीजिए। तो पहले तो हमको राइट टर्म इसमें पता करना है कि कौन सा रॉन्ग टर्म है और उसको राइट टर्म से रिप्लेस करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या है, कैसे करना है। लिख लेते हैं इसको, सीरीज़ को 3 2 7 4 13 10 21 18 31 28 43 एंड 40। अब देखिए दोस्तों, हमें बोल रहा है कि जो ऑड टर्म्स हैं और जो इवन टर्म्स हैं, यानी ये दोनों सेम तरीके के पैटर्न फॉलो करते हैं। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि ऑड में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर ये 3 है, 3 7 13 21 31 और 43, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, देन +6 हो रहा है, +8 हो रहा है, +10 हो रहा है और +12 हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, आपको दिख गया होगा क्लियरली कि हर में 4 पहले जुड़ा था, पहले में 4 जोड़ा गया, फिर उसके बाद 2 करके 6 8 10 12 ऐसे जोड़ते चले गए। अब उसी क्रम में हम देखते हैं कि इवन में क्या है, क्योंकि बोला है कि दोनों का पैटर्न जो है सेम फॉलो करते हैं। तो इवन में क्या सीन है, 2, फिर ये 4 10 18 28 40। तो इसमें क्या किया दोस्तों, +2 किया है, फिर +6 किया है, फिर +8 +10 और फिर +12। तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि देखिए ये 6 8 10 12 सही है। अब यहाँ डेविएशन आ रहा है 4 और 2 में। तो देखिए दोस्तों, ये क्लियर समझ में, अब हमको ये समझना पड़ेगा कि ये गलत है कि ये गलत है। तो क्लियर दिख रहा है कि 2 का डिफरेंस है दोस्तों सब में। तो इसका मतलब ये वाला तो हमारा सही है। अब इसमें हमारा +4 का था, फिर +2 का था, तो इसका मतलब हमें गलती किस में हो गई, इस वाले में हो गई। यानी ये जो है इसमें यहाँ पे ऐसी डिजिट होनी चाहिए थी कि इसमें अगर हम +4 करते तो हमारा 4 आना चाहिए था। समझ रहे दोस्तों, तब हमारा देखिए सीरीज फॉलो हो जाता, +4 फिर +6 फिर +8 +10 +12। तो अब यहाँ पे हमें क्या, पहला तो पता चल गया कि गलत डिजिट कौन सा है, वो है 2। अब इसका सही डिजिट भी क्या होगा, अगर हम यहाँ पे 0 रख दें दोस्तों, अगर 0 रख देते हैं तो 0 में देखिए क्या करेंगे, 0 में अगर आप प्लस करते हैं 2 तो आपको देखिए 4 मिल जाएगा, +4 करते हैं तो, क्योंकि हमें यहाँ +4 है, देखिए तो +4 किया। अब इसमें +2 करते जाइए, तो +4 से फिर +6 कीजिए, फिर अपना बढ़ाते जाइए, तो सीरीज देखिए मिल गई। तो कहने का मतलब आंसर 0 है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, बस इसको थोड़ा सा एनालाइज करके आया, उसको आगे बढ़ते हैं। बस आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस का पैटर्न अलग अलग तरीकों क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से डील करते हैं। कुछ में अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा। आप पेपर में ऐसे कर सकते हैं, 3 7 13 ऐसे ऐसे करके कर लीजिए, फिर उसको ऐसे ऐसे, तो ये बहुत ही जल्दी मान के चलिए कि 1 मिनट में आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि कुछ प्रविष्टियों की आव्यूह नीचे दिया गया है। अब उन प्रविष्टियों का पंक्तिवार एक निश्चित प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं, तदनुसार प्राप्त ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका। अब देखिए दोस्तों बोल क्या रहा है, इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए बता दूं कि एक अपने को वो दिया है, मैट्रिक्स दी है, 3x3 की मैट्रिक्स दी है। उसमें बोल रहा है कि जो ये इसके रोज़ हैं, जितनी 3 रोज़ हैं, तो तीनों की रो में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है तो बताइए जो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हमारा क्या आएगा। तो अब हम देखते हैं दोस्तों क्या फॉलो हो रहा है। तो आप अगर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर ये पहला टर्म और तीसरा टर्म, तो 7 3 उनको दोनों को जोड़ दिया तो बीच में आ गया 10। इसी तरीके से देखिए इसमें भी आ रहा है 3 6 दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 9, 6 3 9। अब उसी तरीके से बोला है कि यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 13 आ जाए। तो समझिएगा दोस्तों 10 3 13। अब 3 है तो अपने पास 3 ऑप्शन आ गए, 1 2 3। अब यहाँ पे A B C ये पता करना है। तो अब देखिएगा दोस्तों क्या है इसमें कि यहाँ B है तो A है तो C है, फिर क्या है C B A। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A C B हो जाएगा दोस्तों। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से कि बोला है B A C है पहले में, फिर C B A हो गया। अब देखिएगा दोस्तों क्या बोल रहा है A C, अब यहाँ B होगा। अब देखिए
देखिए बात समझना है दोस्तों, बी ए सी, फिर सी को उठा के इधर कर दिया तो सी बी बन गया। देखिए अब ए को उठा के इधर कर दिया तो ए सी बी बन गया, तो ये ए सी बी देखिए वही है। अब हमारा ये इसमें ये ऑप्शन सही हो गया, क्लियर। आइए अब आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नंबर ऑफ द सीरीज़। बोल रहा है कि हमें जो सीरीज़ दी है इसमें से कौन से ये 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो इस सीरीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है, 1, 8, 27, 64 एंड 125। तो अब देखिएगा दोस्तों, अगर आपको डिजिट का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्यूब ये सब पता रहता है, आप अक्सर सुने होंगे कि लोग बोलते हैं कि आपको यहाँ तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, एटलीस्ट इतने का क्यूब होना याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट क्यूब रूट। तो ये क्वेश्चन को समझने में बहुत तेज़ी से मदद करता है। देखेंगे ये 1 का क्यूब है, सिंपल सा है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो आपको समझ में आ गया कि ये एक सीरीज़ फॉलो हो रही है। अब अगर आपको देखिए नहीं पता रहेगा दोस्तों तो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगता है। बट बेहतर यही होगा कि आप कम से कम 10 तक या 20 तक का अपने सहूलियत के हिसाब से नंबरों का स्क्वायर याद कर ले, उसका वर्ग, उसका वर्गमूल, उसका क्यूब और क्यूब रूट यानी घन और घनमूल। तो अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। इसी क्रम में हमसे पूछा कि कौन सा ऐसा है नंबर जो सीरीज़ को फॉलो नहीं करता है। तो हम आगे के क्यूब लिख लेते हैं। 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। तो देखते हैं दोस्तों क्या आता है। ये आएगा 6 6 216, ये आ जाएगा आपका 343, ये आपका आ जाएगा 512, ये आएगा 729 और ये आ जाएगा दोस्तों 1000। अब देखिएगा दोस्तों इसमें सब क्लियर, अब आपको दिख गया कि 512 है, बिल्कुल है, 729 है, बिल्कुल है, 1000 भी दिख ही रहा है। अब ये 256 नहीं है दोस्तों, ये 216 है यानी 6 का। तो आपका सही आंसर हो गया 256, आप मार के आगे बढ़ जाएंगे। बस बहुत सिंपल सा दोस्तों है। बस इसमें समझने की बात यह है कि आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब ये सब पता रहेगा तो आप तुरंत इसको कर लेंगे। अब आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर प्लेस्ड एट द साइन ऑफ द स्क्वायर मार्क क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द मैट्रिक्स। फिर से मैट्रिक्स दे दी। अब इसमें हमको कुछ नहीं पता। देखिए पिछले बार में हमको बताया था कि इसके रो वाइज कुछ फॉलो होते हैं या फिर कॉलम वाइज, जो भी है इसमें कुछ नहीं बोला, बस बोल दिया कि मैट्रिक्स है, इसमें आपका क्वेश्चन मार्क, बताइए यहाँ पे क्या आएगा। चलिए समझते हैं। नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से सोचेंगे। अब देखते हैं पहले हम रो वाइज, जैसे पिछली बार पंक्तियों का हम देखे थे तो उसको हम देखते हैं कुछ बन रहा है क्या। 4 2 3, थोड़ा सा आप ऐसे करते रहिए, अगर बनता है। अब देखिए एग्जाम में क्या करना होता है ना कि आपको बस क्विकली देखना होता है बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तुरंत अगले में स्विच करना है। आपको परेशान नहीं रहना है कि नहीं रो में ही बन रहा है कि नहीं। हो सकता है आपका कॉलम में बन रहा हो सकता है आपका इन दोनों को जोड़ के कुछ बन रहा हो, इसको जोड़ के कुछ बन रहा होगा, कुछ हो कभी कभी डायगोनल में भी बनता है। तो ऐसा हम देखने का प्रयास करेंगे कि हमको देखिए रो में कुछ नहीं दिख रहा है, 4 2 3 कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या जोड़ें क्या घटाएं, इसमें भी देखिए नहीं समझ में आ रहा है। अब अगर हम यही बात करें कॉलम की तो इसको कुछ समझ में आ रहा है। देखिए 4 28 7, तो अब आप थोड़ा सा सोचिए, जोड़िए घटाइए गुणा कीजिए। तो अब देखिए समझेंगे तो 4 से 7 को अगर आप गुणा करते हैं, 4 से 28, तो देखिए बन रहा है 28, ये बन रहा है। अब अगर यही चीज़ इसमें फॉलो होती है कि नहीं, अगर होती है तो इसका मतलब ये सीरीज़ बन रही है। तो 3 15 15 3 45, देखिए ये भी बन रहा है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, 2 और 5, तो 2 पंचे 10। अब देखिए दोस्तों कुछ करना ही नहीं था। अब 2 पंचे 10 हमने किया, फट से हमारा आंसर आ गया। इसमें और कुछ एलिमिनेट करने की जरूरत ही नहीं, सीधे सीधे एक चीज़ अपन पकड़ लिए और आंसर आ गया। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है CBA और ये सब करके, तो यहाँ पे भी हमारा 10C आंसर आ गया। तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं, बस बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं। बस आपको जोड़ घटाना गुणा भाग स्क्वायर कभी कभी रहता है, कभी कभी आपका जब थोड़ा सा इसको जब क्लिष्ट बनाते हैं, कॉम्प्लिकेट करते हैं, तो क्या करेंगे कि ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये डिजिट है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इनको स्क्वायर करके जोड़ दिया। कभी कभी क्या करते हैं, इसको प्लस कर देंगे, इसमें कुछ माइनस कर देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे। कभी कभी इन दोनों डिजिट को करके तीसरी डिजिट पता कर लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ वेरी करते रहते हैं लोग। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए दोस्तों डाइस से क्वेश्चन है, पासा से, उससे रिलेटेड है। अब देखिए आप समझेंगे कि क्या है कैसे है। इसको आप और सिंपल से भी कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि किसी घन के सभी फलकों को इस प्रकार से पेंट करने के लिए किन्हीं 2 संलग्न फलकों के रंग समान न हो, कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता है। अब देखिए एक ही सेंटेंस में ये क्या बोलेंगे आयोग वाले, देखिए यहाँ पे आप सेंटेंस ब्रेक कर सकते थे, लेकिन ये क्या किया, कुछ नहीं, एक ही पूरे सेंटेंस में लिख दिया। तो आपको पहले सेंटेंस समझना है कि क्या बोल रहा है। कि बोल रहा है कि एक घन है,
यानी एक क्यूब है, उसके 6 फेस होते हैं, तो बोल रहा है कि जो 2 एडजेसेंट फेस हैं, उसके संलग्न फेस हैं, उनका कलर समान ना हो तो उसके लिए हमें कम से कम कितने रंग अप्लाई करने पड़ेंगे। तो अब समझिएगा दोस्तों, अगर हम एक कमरे की बात कर लें, आप जहाँ बैठे हैं उसी कमरे को देख लें। तो अगर ये कमरा है, तो अगर इसका 6 फेस हो गया, 1 2 3 और 3 पीछे, अगर आप इसको खोल दें, अगर खोल के देखें, एनालाइज करें, तो जैसे मान लिया हम इसको ये इधर से खोलते हैं, हमारा ये बॉटम हो गया, बॉटम कैसे रहने देते हैं। अब अगर इस फेस के अराउंड सबको खोल देते हैं, तो अगर मान लीजिए हमारे ये फर्श है जिस पे हम बैठे हैं, ठीक, ये तो हमारी ये चारों की चारों दीवार हो जाएगी, ये चारों दीवार हो गई, समझ रहे हैं दोस्तों, खोल दिया। अब जो छत आएगा, आप उसको किसी एक भी दीवार से संलग्न कर सकते हैं, चाहे इससे कर लीजिए, इससे कर लीजिए, इससे कर लीजिए, तो मैं इससे कर लेता हूँ। ये हमारी छत हो गई, क्योंकि अगर आप इसको उठाएंगे तो ये और ऊपर आएगा, तो ये छत बन जाएगी, समझ रहे हैं दोस्तों। अब हमसे बोल रहा है कि बताइए कि कौन से 2 ऐसे मतलब ऐसे कितने पैटर्न हैं जिनमें 2 संलग्न फलकों का रंग समान ना हो। तो अब समझिएगा दोस्तों कि समान ना होने के लिए क्या है, अगर हम ये एक फेस चूज़ कर लेते हैं, तो ये उसका संलग्न हो गया, ये संलग्न हो गया, ये संलग्न हो गया, ये भी संलग्न हो गया, ये संलग्न नहीं हुआ, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर इसका एक कलर है तो वो कलर इन चारों में ना होके इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक कलर तो हमको चाहिए इसमें। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, अगर एक मिल गया तो 2 मिल गया, यानी 4 फेस बचे। अब 4 फेस बचे, यानी एक अगर मान लीजिए ये मिल गया, मतलब टॉप बॉटम हमको मिल गया मान लीजिए, तो एक ये फेस बचा, एक इधर वाला फेस बचा, एक इसका सामने वाला फेस बचा, और एक इधर पीछे वाला बचा। तो अब एक फेस तो हमको मिल गया, एक कलर इसका हो गया, तो एक कलर इसका हो गया, एक कलर इसका हो जाएगा, तो एक कलर इसका भी हो जाएगा, पीछे वाले का, समझ रहे हैं दोस्तों। अब अगला बात करें अगर ये पीछे और आगे वाले की, तो एक कलर ये, एक कलर ये, यानी 3 अगर कलर कम से कम हमको मिल जाए, तो हम उसके अपोजिट फेस को अगर पेंट कर दें, तो कोई भी 3 कलर या फिर कोई भी सेम कलर एकदम अगल बगल नहीं रहेंगे, संलग्न। यानी अगर ये फेस भी पीला कर दें, तो ये फेस देखिए पीला नहीं होगा, ये अगर पीला है तो इसका पीछे वाला फेस ये वाला पीला होगा, समझ रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन बनाने में थोड़ा सा वो होगा, लेकिन आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था दोस्तों। आने वाले लेक्चर में हम इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी मिले, और आप जब पेपर को हल करेंगे, अगर आप इस पूरे सीरीज़ को देख लीजिए, उसके बाद अगर आप पिछले साल के पेपर उठाएंगे, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करनी है, और एक नया अनुभव रहेगा आपका कि वास्तव में सीसेट को हम जितना डरावना समझते हैं उतना है नहीं। देखिए दोस्तों, अपने को क्वालिफाई करना होता है और टाइम में क्वालिफाई करना होता है, यानी 2 घंटे की बात है, 2 घंटे में हमको करना होता है। तो अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपके कुछ सुझाव है, कुछ आपके प्रॉब्लम्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी हमें अपना क्वेश्चन पेस्ट कर सकते हैं, ताकि मैं उसको अगले लेक्चर में या फिर आने वाले सीरीज़ में उसको मैं इंक्लूड कर सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।